से दुर्भाग्य गुजरे और बड़े से बड़े जिस दुर्भाग्य का हम विचार करना चाहें वो ये है कि हम हजारों वर्षों से विश्वास करने वाले लोग हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी विचारा नहीं, हम अंधे की तरह मानते रहे और हमारा अंधे की तरह मानना ही हमारे जीवन का सूर्यास्त बन गया। हमें समझाया ही यही गया है कि जो मान लेता है वो जान लेता है, इससे ज्यादा कोई झूठी बात नहीं हो सकती। मानने से कोई कभी जानने तक नहीं पहुंचता और जिसे जानना हो उसे न मानने से शुरू करना पड़ता है। संदेह के अतिरिक्त सत्य की कोई खोज नहीं। संदेह मिटता है लेकिन सत्य को पाकर मिटता है और जो पहले से ही संदेह करना बंद कर देते हैं वे अंधे ही रह जाते हैं, वे सत्य तक कभी भी नहीं पहुंचते। लेकिन हमें समझाया गया है विश्वास, बिलीफ, फेथ। हमें कभी नहीं समझाया गया डाउट, हमें कभी नहीं समझाया गया संदेह। इसलिए देश का मन ठहर गया और रुक गया है और गुलाम बन गया है। और ध्यान रहे, शरीर के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें इतनी खतरनाक नहीं होती, आत्मा के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें बहुत खतरनाक सिद्ध होती हैं। इस देश की आत्मा गुलाम। शरीर से तो हम शायद मुक्त हो गए हैं लेकिन आत्मा से मुक्त होने में हमें बहुत कठिनाई मालूम पड़ेगी। आत्मा की गुलामी तोड़े बिना इस देश के जीवन में सूर्य का उदय नहीं होगा। और इस संबंध में ही थोड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आत्मा की गुलामी के आधार क्या है और हम उन गुलामियों को कैसे तोड़ सकते हैं। पहला, मनुष्य की आत्मा की गुलामी का आधार है विश्वास, श्रद्धा, फेथ, बिलीफ। जो आदमी भी किसी पर भरोसा और विश्वास कर लेता है अंधे की तरह, वो सदा के लिए गुलाम हो जाता है। जो आदमी भी संदेह करना नहीं सीख पाता वो कभी स्वतंत्रता की यात्रा पर नहीं निकल पाता है। संदेह का अर्थ है कि जो स्वीकृत है, जिसे हमने माना हुआ है, उस पर प्रश्न उठाने की क्षमता है, उसके ऊपर प्रश्न खड़े करने की क्षमता है। इस देश में विज्ञान पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रश्न नहीं उठाए। हम प्रश्न उठाने में बहुत कमजोर हो गए। हमने जो उत्तर एक बार मान लिए हैं हम उन्हें माने ही चले जाते हैं। हजारों साल बीत जाते हैं, हमारी किताबें नहीं बदलती। हजारों साल बीत जाते हैं, हमारी श्रद्धाएं नहीं बदलती। हजारों साल बीत जाते हैं, हमारा मन ऐसा हो गया है जैसे कोई तालाब बन जाए, बंद सड़ता है लेकिन बहता नहीं। नदी की तरह हम नहीं रह गए, हम तालाब की तरह बंद हो गए। और जिंदगी है बहने में, और जिंदगी है रोज नए की खोज में, और जिंदगी है रोज अनजाने रास्तों की तलाश में। निश्चित ही जिंदगी में खतरे हैं और जिंदगी में जोखिम है और जिंदगी में अपरिचित मार्गों पर भटक जाने की संभावना है। लेकिन अपरिचित मार्गों पर भटकने की संभावना से ही हम नए मार्गों को बनाने में सफल भी हो पाते हैं। जिन कौमों ने विकास किया है वे कौमें हैं जो संदेह करती हैं, और जिन कौमों ने कोई विकास नहीं किया वे कौमें हैं जो विश्वास करती हैं। जिन्होंने संदेह किया वे चांद पर पहुंच गए और जिन्होंने विश्वास किया है वे जमीन पर भी रहने के योग्य नहीं रह गए। हम विश्वास करने वाले लोग, हमारे मस्तिष्क की सारी शक्ति सोई पड़ी रह जाती, उस पर चोट नहीं पड़ती, उस पर चुनौती भी नहीं होती, उसको चैलेंज भी नहीं मिलता। न हमारे शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे पूछें, न हमारे माँ बाप चाहते हैं कि बेटे और बेटियां पूछें, न हमारे नेता चाहते हैं कि अनुयायी पूछें। कोई भी नहीं चाहता कि प्रश्न उठाए जाएं, क्योंकि प्रश्न पुरानी पीढ़ी को मुश्किल में डाल देते। पुरानी पीढ़ियां चाहती हैं कि चुपचाप भरोसा किया जाए,
पुरानी पीढ़ियों को भरोसा करने में सुविधा है, क्योंकि उनके ज्ञान पर संदेह पैदा नहीं होता। लेकिन अगर सभी नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों को मानती चली जाएं, तो फिर दुनिया में नई पीढ़ियों की जिंदगी खत्म हो जाती, पुरानी पीढ़ियां ही जीती हैं नए के नाम से। इस देश में पुरानी पीढ़ी बहुत भयभीत पीढ़ी। कोई मां नहीं चाहती कि बेटी ऐसे सवाल उठाए जिसके मां उत्तर न दे सके। अभी मैं आया तो आपके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि पिछली बार आप आए थे, आप ऐसी बातें उठा गए कि लड़कियां बड़े प्रश्न उठाने लगी। आप जरा आज ऐसी बातें कहिए कि किसी के मन में दुविधा पैदा न हो। मैंने कहा यह असंभव है, ये असंभव है, क्योंकि मेरे आने का कोई अर्थ नहीं है अगर मैं थोड़े से प्रश्न न उठा पाऊं। अगर मैं चिंतन को पैदा न कर पाऊं तो मेरा आना फिजूल है। मैं आपके मन को मारने के लिए यहां नहीं आया हूं, आपके मन को जगाने के लिए आया हूं। और जगता है मन प्रश्नों के साथ, लेकिन आपके शिक्षकों को परेशानी होगी, मैं उनको परेशानी देना चाहता हूं। असल में मैं चाहता हूं इस मुल्क का एक एक शिक्षक परेशानी में पड़ जाए, बच्चे इतने प्रश्न उठा दें, उनकी परेशानी से रास्ता निकल आएगा। क्योंकि जब हम प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक को परेशानी में डालते हैं और बेटे सवाल पूछते हैं और बाप मुश्किल में पड़ जाता है, तो हमें जवाब खोजने पड़ते हैं। फिर पुराने जवाब काम के नहीं रह जाते, नए जवाब खोजने पड़ते हैं। नए जवाबों की खोज ही विकास। पुराने जवाब पर प्रश्न मत उठाओ तो हम रुके रह जाते हैं, राजी रह जाते हैं, वहीं ठहरे रह जाते हैं, फिर आगे कोई गति नहीं हो पाती। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई परेशानी में पड़े, कोई भी नहीं चाहता। जिंदगी चुपचाप जैसी है वैसी ठीक है। इसलिए हमने न मालूम कितनी नासमझियों की बातें स्वीकार कर रखी जिन पर हम सवाल नहीं उठाते। अब जैसे चूंकि ये तो लड़कियों का कॉलेज है, ये सवाल उठाने जैसा है। हमने ये स्वीकार कर रखा है कि पुरुष जो है वो स्त्री से श्रेष्ठ है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। इसे हमने चुपचाप मान रखा है। ये खतरनाक बात है, क्योंकि जिस देश में आधी स्त्रियां हों, सभी देशों में आधे से स्त्रियां थोड़ी ज्यादा हैं। अगर उस देश में मनुष्यता का आधा हिस्सा अपने को नीचा मानता हो और आधा हिस्सा अपने को ऊंचा मानता हो, तो उस देश में विकास नहीं हो सकता। और बड़े मजे की बात है कि जिस देश में स्त्री अपने को नीचा मान ले, उस देश में पुरुष कभी ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि सब पुरुषों को स्त्री से ही जन्म लेना पड़ता है। और जिस मुल्क में मां दीन हो, उस मुल्क में बेटे बहुत गौरवशाली नहीं हो सकते। ये असंभव है। असल में स्त्री जब तक गौरवान्वित नहीं होती तब तक पुरुष कभी गौरवान्वित हो नहीं सकता, क्योंकि स्त्री से ही सभी पुरुषों को जन्म लेना पड़ता है। और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा, शायद बच्चे के जन्म के लिए पुरुष की उतनी जरूरत न रह जाए। अभी भी बहुत थोड़ी ही जरूरत, उतनी भी जरूरत न रह जाए। स्त्री सीधे ही बच्चे को जन्म देने में समर्थ हो सकती 20 साल के भीतर। पुरुष बिल्कुल गैर जरूरी हो सकता। लेकिन स्त्री की दीनता हमने स्वीकार कर ली, पुरुषों ने स्वीकार कर ली, ये तो समझ में आता है। स्त्रियों ने भी स्वीकार कर ली। वे भी मन के भीतर इस बात को मान के राजी हो गई कि कहीं पुरुष से वे कुछ कम है। भिन्न है जरूर, कम जरा भी नहीं, लेकिन भिन्नता और असमानता में फर्क है। स्त्रियां पुरुष से भिन्न है, ये सच, उनमें बहुत भेद है, ये भी सच, लेकिन असमान वे नहीं और हीन तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ मामलों में तो पुरुष से ज्यादा उनकी क्षमताएं हैं। जैसे ये बहुत आश्चर्य की बात है कि स्त्रियों को आमतौर से हम समझते हैं कि वे शरीर से कमजोर, ये थोड़ी दूर तक सच है। स्त्रियां पुरुष के मुकाबले शरीर से एक अर्थ में कमजोर हैं कि उनके पास मस्कुलर पावर, मसल्स की ताकत नहीं है। लेकिन एक दूसरे अर्थ में स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास रेसिस्टेंस की ताकत पुरुष से ज्यादा है। अगर एक ही बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों को लग जाए तो पुरुष जल्दी टूट जाता है, स्त्री देर से टूटती है। स्त्रियां पुरुषों से कम बीमार पड़ती हैं और स्त्रियों की उम्र पुरुषों से सारी दुनिया में ज्यादा है। इसलिए हम पुरुष और स्त्री के विवाह में थोड़े उम्र का फासला लगते हैं। अगर लड़का 20 वर्ष का होता है तो लड़की हम 17 और 16 वर्ष की चुनते हैं। क्यों? नहीं तो दुनिया विधवाओं से भर जाए। पुरुष 4-5 साल पहले मर जाते हैं, इसलिए 5 साल ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं।
स्त्री के पास शरीर में रेसिस्टेंस की, प्रतिरोधी की ताकत पुरुष से ज्यादा है। स्वभावतः प्रकृति ने उसे ये ताकत दी, क्योंकि उसे 9 महीने बच्चे को पेट में रखना पड़ता है, जो कि कोई पुरुष को भी रखना पड़े तो पुरुष जिंदा रहने से इंकार करता है। 9 महीने एक जीवित व्यक्तित्व को अपने भीतर विकसित करने के लिए उसे जितनी पीड़ा झेलनी पड़ती, उतनी पीड़ा झेलने की शक्ति भी उसके पास। उसे प्रसव की जितनी पीड़ा झेलनी पड़ती, उसको भी झेलने की शक्ति उसके पास। और बच्चे को पैदा करना तो ठीक ही है, बच्चे को बड़ा करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष। अगर पुरुष के पास रात को बच्चों को सोने के लिए छोड़ा जाए, तो या तो बच्चों की गर्दन पुरुष दबा देंगे या अपनी गर्दन दबा लेंगे।